नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का अव्याहय तंत्र एवं नदियाँ। तो अगर आपने पहले कभी एग्ज़ाम दिए हैं या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर पीवाईक्यू को एनालिसिस किया है, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जिसमें नदियों से प्रश्न ना आता हो। हर एक एग्ज़ाम के लिए नदियाँ जो होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होती हैं, इसलिए आज हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन का भी वेटेज रख लेती हैं। ठीक है, तो हम इसके पहले अव्याहय तंत्र को भी देखेंगे। तो अव्याहय तंत्र के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे गंगा यमुना का अव्याहय तंत्र, नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी और महानदी का अव्याहय तंत्र। तो मध्य प्रदेश में जितने अव्याहय तंत्र हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो गंगा यमुना का अव्याहय तंत्र है, और सबसे छोटा अव्याहय तंत्र हमारा माही नदी का है। ठीक है, अब अव्याहय तंत्र होता क्या है? सबसे पहले तो मन में प्रश्न यह आना चाहिए कि अव्याहय तंत्र होता क्या है। तो देखो, अव्याहय तंत्र क्या होता है? जब कोई नदी अपने ओरिजिन से, जे कोई नदी का ओरिजिन हो गया, ठीक है, और मोहाने तक ये मोहाना हो गया उसका नदी का, ठीक है, यहाँ आके क्या हो रही है? समुद्र में मिल जा रही है। तो जब कोई नदी अपने ओरिजिन से मोहाने तक, जिसमें सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, तो उससे जो संरचना का निर्माण होता है, इसका जो एरिया होता है, जो एरिया हो गया ना निर्माण, तो जो इतना एरिया है, ये आपका क्या कहलाएगा? अव्याहय तंत्र कहलाएगा। तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अव्याहय क्षेत्र जो होता है वो अव्याहय तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो अव्याहय तंत्र क्या है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, अव्याहय तंत्र को देख लेते हैं कि कौन सा अव्याहय तंत्र कैसे बना है और कौन सा अव्याहय तंत्र का कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ठीक है, तो गंगा यमुना का अव्याहय तंत्र पढ़ेंगे, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अव्याहय तंत्र है। अब मन में प्रश्न आना चाहिए, सबसे पहला क्या प्रश्न आना चाहिए कि हमारे यहाँ ना तो गंगा आती है ना यमुना आती है, तो उसका अव्याहय तंत्र मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कैसा हो सकता है? अगर लॉजिकली सोचें थोड़ा, तो नर्मदा का होना चाहिए ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम अभी क्या पढ़े हैं? मुख्य नदी अपने ओरिजिन से मुहाने तक जिन नदियों को बहाकर साथ में लाती है, या फिर उसकी सहायक नदियों द्वारा अव्याहय क्षेत्र, या फिर जो संरचना का निर्माण करते हैं, वो होता है। तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, गंगा में बहुत सारी नदियाँ जाके मिलती हैं और चंबल में जाके मिलती हैं। तो चंबल और गंगा में जो नदियाँ जाके मिलती हैं वो एक अव्याहित एरिया होती है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये गंगा है आपकी, ठीक है, और ये यमुना है। अब बहुत सारी नदियाँ मध्य प्रदेश की यहाँ जा रही, यमुना में मिल रही हैं, यहाँ पे जा रही हैं, तो सोन वगैरह गंगा में मिल रही हैं। तो जो ये एरिया हो गया ना, ये तो आपका अव्याहय तंत्र कहलाएगा ना। तो इसके कारण सबसे बड़ा अव्याहय तंत्र कौन सा हो जाता है? गंगा यमुना का अव्याहय तंत्र। तो गंगा यमुना का अव्याहय तंत्र सबसे बड़ा अव्याहय तंत्र है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1,83,104 वर्ग किलोमीटर है। 1,83,104 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और इस अव्याहय तंत्र में कौन कौन सी उपनदियाँ शामिल हैं? तो इसमें हमारी चंबल, वेतवा, सिंध, धसान, क्षिप्रा, टोंस, सोन, कैन और काली सिंध है। इसके बाद नर्मदा का अव्याहय तंत्र जो है वो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अव्याहय तंत्र है। सो इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 98,796 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल है। और मध्य प्रदेश में कितना है? 85,149 किलोमीटर मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। अब इस अव्याहय तंत्र में कौन कौन सी उपनदियाँ शामिल हैं? तो तवा, वारना, मान, बरगी, छोटी तवा, और भी नदियाँ हो गई, जैसे मान हो गई, जोवट नदी हो गई, लोअर गोई हो गई, कुंडा नदी हो गई। ये सारी नदियाँ जो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी हैं वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम ताप्ती पे। तो ताप्ती का एरिया कितना है? टोटल एरिया 65,145 वर्ग किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में कितना है? तो 9,800 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें कौन कौन सी नदियाँ आ जाएंगी? तो इसमें जो ताप्ती की ट्रिब्यूटरी रहेंगी, सहायक नदियाँ रहेंगी, वो आ जाएंगी, वोरी, गिरना और अमरावती। माही अव्याहय तंत्र में कौन का एरिया कितना है? तो माही अव्याहय तंत्र का जो एरिया है वो 38,699 स्क्वायर किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में 6700 या फिर 7188 है। और इसकी नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो जाखम, सोम मुख्य नदी हैं जो इसका अव्याहय तंत्र बनाती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखने लायक है
कि राजस्थान का एक गांव होता है, उधर पे क्या होता है कि 3 नदियों का कन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है। तो उसको हम बोलते हैं वेणेश्वर त्रिवेणी संगम। वेणेश्वर त्रिवेणी संगम कौन कौन सी 3 नदियों का? आपकी माही, जाखम, सोम और माही। जीएसएम से आप याद रख सकते हैं। तो जीएसएम से क्या होता है? जाखम, सोम और माही 3 नदियों का संगम है, कन्फ्लुएंस है। और वहाँ पे उस प्लेस को बोलते हैं बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम। उस प्लेस का नाम रख दिया जहाँ पे तीनों नदियाँ आकर मिलती हैं। और वो जो संगम होता है वो आदिवासियों को कुंभ कहलाता है। तो क्या होता है कि संक्रांति के टाइम पे वहाँ पे माघ मेला लगता है और उसको आदिवासियों को कुंभ कहते हैं। ठीक है। अब जो राजस्थान में माही का अफवाह क्षेत्र है ना, उसको 56 का मैदान बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स के हिसाब से। आपसे पूछ लिया जाएगा किस नदी के अफवाह तंत्र को 56 का मैदान कहा जाता है राजस्थान में। या राजस्थान नहीं देगा जिससे आपका क्वेश्चन टफ हो जाएगा, क्योंकि अगर राजस्थान दे दिया तो फिर तो आप इजीली कर लेंगे माही। गोदावरी अववाह तंत्र। मध्य प्रदेश में गोदावरी अववाह तंत्र का विस्तार इसकी सहायक नदी वैनगंगा और उसकी सहायक नदियां पैंच, कानन, बरदा, बावनथड़ी आदि नदियों के जल से निर्मित हुआ है। गोदावरी बेसिन का मध्य प्रदेश में कुल अववाह क्षेत्र कितना है? 23,388 वर्ग किलोमीटर। महानदी अववाह तंत्र, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं पहले ही कि महानदी का अववाह तंत्र जो है मध्य प्रदेश में सबसे छोटा अववाह तंत्र है। ठीक है। ये कितने स्क्वायर किलोमीटर फैला है? मात्र 154 वर्ग किलोमीटर में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अववाह तंत्र है। अववाह तंत्र अनूपपुर जिले से हसदेव, जैसे हसदेव नाम का एक जंगल था ना, वैसे ही हसदेव नाम की एक रिवर भी है, तो हसदेव नदी के अंतर्गत शामिल है। तो अगर पूछ लिया जाए कि माही नदी का जो अववाह तंत्र मध्य प्रदेश में है वो किस नदी के अंतर्गत शामिल है, तो हसदेव रिवर के। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अववाह तंत्र कौन सा है? तो आपका महानदी का अववाह तंत्र है। और सबसे बड़ा अववाह तंत्र कौन सा है? गंगा यमुना का। तो जो गंगा यमुना का है वो PYQ जो कि पूछा जा चुका है। ठीक है। तो याद रखना है, इनसे ही प्रश्न पूछते हैं, लेकिन डेटा आपका मेंस में काम में आएगा, प्रीलिम्स के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इनकी जो उपनदियां हैं ये थोड़ा याद रख सकते हैं क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं। अब इसके बाद चलेंगे हम जल विभाजक पे। तो जल विभाजक क्या होता है? जो दो अववाह तंत्र को मिलने न दे, दोनों अववाह तंत्र को अलग कर दे। जैसे मान के चलो यहाँ से एक अववाह तंत्र आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ कुछ ऐसा है जो दोनों को अलग अलग कर दे रहा, मिल नहीं रहा है। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो यमुना ऊपर से आती है, बीच में कैमूर होती है और इधर से सोन ऐसी जाती है। तो इन दोनों को नहीं मिलने दे रहा है, इन दोनों को कैमूर रेंज है ना वो मिलने नहीं दे रही। तो जल विभाजक का काम करते हैं। तो एक अववाह को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं, इसको वाटर साइड बोलते हैं। ठीक है। और जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? कैचमेंट एरिया क्या होता है? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है। जैसे कोई नदी है तो कुछ कहीं ना कहीं से जल बहा के लाएगी ना, कुछ एरिया होगा, तो जो उसका जल जहाँ से वो बहा के लाती है उस एरिया को क्या बोलते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। तो इनके शाब्दिक अर्थ ही नहीं कर रहे हैं। जल ग्रहण क्षेत्र मतलब जल उसको जहाँ से मिल रहा हो वो एरिया जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है। और जल विभाजक क्या कहलाएगा? जो दो जलराशियों को मिलने से रोक रहा हो, जो दो अववाह तंत्र को मिलने से रोक रहा हो, वो जल विभाजक कहलाएगा। तो इनको शब्दार्थ से ही हम समझ लेंगे। ठीक है। शब्दार्थ से ही समझ में आ जाएगा आपको। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख नदियों का राज्य में प्रवाह। अब इनमें हम बेसिन पढ़ेंगे, वो बेसिन पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र कितने स्क्वायर किलोमीटर में वो पढ़ेंगे। तो गंगा के बेसिन में सबसे पहले टोंस का पढ़ेंगे। तो टोंस का कितना है? 11,974। सोन का 28,880। यमुना 1,42,250। कैन का कितना है? 24,785। कुंवारी सिंध का कितना है? 26,999। चंबल का 59,940। जामनी का 1,235। पैशुनी बधन का है 1920। धसान का 8291। बेतवा का है 19,365। बगेन का है 1,500। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए इनमें और 3-4 का दे दें और कहें क्रोनोलॉजी के साथ जमाओ, तो आपको सबसे पहले याद रखना कि सबसे बड़ा किसका होगा? यमुना का होगा, इनमें से होगा तो ठीक है। फिर किसका होगा हमारा सबसे बड़ा? फिर इसके बाद जो भी आएगा चंबल का होगा। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि सोन का कितना है, तो सोन का याद रख लेना क्योंकि आसपास के कुंवारी सिंध का याद रख लेना और जी कैन का याद रख लेना, बेतवा का याद रख लेना। ठीक है। तो जी आसपास के हैं इसलिए थोड़ा ये कंफ्यूज कर सकते हैं, बाकी तो आप गैस कर लेंगे कि यमुना का कितना है और चंबल का कितना है, क्रोनोलॉजी के साथ आए। बाकी एग्जैक्ट पॉइंट मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रीलिम्स में पूछने के चांसेस बहुत कम है। नर्मदा बेसिन का कितना है? 85,149। ये पूछा जा सकता है, इसका आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये 85,149 जो है ये कहाँ पे है? टोटल है कि मध्य प्रदेश में है? तो नहीं, मध्य प्रदेश में है। सारे के सारे मध्य प्रदेश वाले लिखे हैं, जो ये पूरे लिखे हैं मध्य प्रदेश बस में है। गोदावरी बेसिन का कितना है? 23,388। ताप्ती का 9800। और वैसे ताप्ती का कितना है? तो वैसे 65,145 स्क्वायर किलोमीटर। माही का कितना है? 6700 या फिर
7188, ठीक है। और सबसे कम है महानदी बेसिन का कितना, 154 स्क्वायर किलोमीटर। इससे टोटल हो जाता है आपका 3,08,245 किलोमीटर। अब देखो जो नदियों के प्रतिरूप बनते हैं, ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं, तो उन ड्रेनेज पैटर्न को हम एक बार समझ लेते हैं कि कैसे कैसे बनते हैं। तो वृक्षाभ में क्या होता है, जैसे वृक्ष का विकास होता है ना, वृक्ष बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, तो जो उसकी डालियाँ निकलती है ना, वैसे वृक्षाभ होता है, ठीक है, बढ़ते जाना। फिर अनुगामी क्या होता है, अनुगामी क्या होता है, अनुगामी मतलब अनुसरण टाइप का करना। जैसे कुछ एक प्लेस मिल गया है उसको फॉलो करते जाना, जैसे नर्मदा और ताप्ती करती हैं। नर्मदा ताप्ती कैसे करती है, तो ये रिफ्ट वैली में बहती हैं। ये रिफ्ट वैली में बहती हैं क्योंकि उनको लिए एक रास्ता दे दिया गया है, तो वो वैसे ही बहती हैं, तो इसको बोलते हैं अनुगामी। जैसा उनके लिए रास्ता है वैसे ही बह रही हैं। और एक होती है अध्यारोपित। अध्यारोपित जो पहाड़ी से बहती है, पहाड़ी से नीचे की तरफ आती है, उसको बोलते हैं अध्यारोपित। जैसे कि चंबल हो गई। एक होता है आयताकार, तो जब नदी ऐसी बहे कि वो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करे, तो उसको बोलते हैं आयताकार, ठीक है। जब नदी ऐसी बहे, ऐसी गई, फिर कुछ ऐसी आ गई, फिर ऐसी आ गई, फिर ऐसी आ गई, तो रेक्टेंगुलर बन गया ना ये, तो ये कहलाता है आपका आयताकार, जो कि सोन नदी बनाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ट्रेल्स। तो ट्रेल्स में क्या होता है, जाली बनती है ऐसी, तो ऐसी जालियाँ बनती ट्रेल्स में, ठीक है। तो जाली वाला प्रतिरूप जो है वो ट्रेल्स कहलाता है। और समानांतर में क्या होता है, समानांतर में क्या होता है कि जब दो नदियाँ ऐसी बहें कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग समान रहे, एक दूसरों को कभी काटती नहीं है, न एक दूसरे में कभी मिलती हैं, तो ये पैरेलल होता है, ठीक है। समानांतर प्रतिरूप होता है, जो कि सोनार और टोंस नदी का सहायक नदियों का है उनका, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, जिनमें हम उत्तरी प्रवाहित नदियाँ देखेंगे, पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ देखेंगे, दक्षिणी प्रवाहित नदियाँ, पूर्वी प्रवाहित नदियाँ। तो सबसे ज़्यादा जो नदी हमारी जाती हैं वो उत्तर की तरफ जाती हैं, और फिर हम पढ़ेंगे पश्चिमी, और फिर पूर्वी, और फिर दक्षिणी। तो सबसे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम मध्य प्रदेश के पहले लेक्चर में नाम पढ़ते हैं तो उनमें से एक नाम नदियों का मायका आता है। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, इसलिए नदियों का मायका भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अब इसके बाद हम 5 मध्य प्रदेश की बड़ी नदी कौन कौन सी है, तो नर्मदा नदी है जिसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ है 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 1077 है, 1077, और टोटल कितनी लेंथ है 1312। इसके बाद आती है चंबल नदी। तो चंबल नदी की लेंथ कितनी है, 965 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 965 किलोमीटर। स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पे एरिया नहीं है, यहाँ पे लेंथ बस है, इसलिए 965 किलोमीटर। इसके बाद आएगी हमारी सोन नदी, जो कि 780 किलोमीटर दूरी कवर करती है, ताप्ती 724, और बेतवा 590। अब इसकी ट्रिक है जो क्रोनोलॉजी से आपको याद करवा देगा। तो इसकी ट्रिक का नाम है नाच सो तबे। तो ना से नर्मदा, चा से चंबल, सो से सोन, और ता से ताप्ती, और वा से बेतवा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों को क्रोनोलॉजी के साथ, बड़े से छोटे क्रम में, ठीक है। अब भारत की 5 बड़ी नदियों के क्रम क्या है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गंगा, जो कि कितना लेंथ कवर करती है, तो 2525 किलोमीटर आपकी गंगा नदी की लंबाई है। फिर आती गोदावरी 1465 किलोमीटर, फिर आती कृष्णा 1400 किलोमीटर, और फिर आती यमुना 1376 किलोमीटर, और फिर आती नर्मदा 1312 किलोमीटर टोटल लेंथ है। और मध्य प्रदेश में कितनी है, 1077। अब गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक से। और कृष्णा कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। और यमुना कहाँ से निकलती है, 1376, यमुनोत्री बंदर पूंछ। नर्मदा हमारी अमरकंटक से, ठीक है। अभी आपका नदियों का पैटर्न दिया गया है, सॉरी नदियाँ दी गई हैं कहाँ से कौन कौन सी कैसी कैसी निकलती हैं। अब देखो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कि उद्गम क्या होता है, एस्टरीज क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या होता है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कैसे ऑक्सबो लेक बनती है। तो ये होता है कोई भी नदी का ओरिजिन, जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उसको हम सोर्स बोलते हैं, उद्गम बोलते हैं। नदी का ओरिजिन जहाँ से हो रहा है उसको सोर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर अब उसमें कुछ नदियाँ अगर मिलती हैं तो जिस प्लेस पर आके मिलती है उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस, संगम बोलते हैं। और ये सहायक नदी, जो नदी आके मिलती है उसको बोलते हैं सहायक नदी या फिर ट्रिब्यूटरी।
ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी। ठीक है, तो जिस जगह आके मिलती है उसको बोलते हैं हम संगम, और जो नदी आके मिलती है उसको बोलते हैं सहायक नदी। अब देखो नदी बहती है तो पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व की तरफ बहती है, तो जिस तरफ बहती है उस तरफ हम चेहरा मानते हैं, तो उसको हम लेफ्ट बैंक और राइट बैंक देखते हैं। तो जो जैसे नदी यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे मोहाना है, तो इसका राइट बैंक होगा आपका ऊपर और लेफ्ट बैंक होगा नीचे। जैसे नर्मदा का लेफ्ट बैंक आपका साउथ में होगा और राइट बैंक होगा आपका नॉर्थ में। ठीक है, अब क्या होता है कि जब नदी मैदानी इलाकों में बहती है तो कभी कभार यहाँ पे पत्थर की आकृतियों के तटबंध बन जाते हैं, या फिर क्या होता है नदी जो अपने साथ मिट्टी कंकड़ पत्थर बहा के लाती है, तो बहाव जब धीमा होता है तो वो एक जगह रुकने लगते हैं। जब एक जगह रुकने लगते हैं तो वो जम जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, तटबंध बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलेंगे तो मियंडर्स देखेंगे। तो मियंडर्स क्या होते हैं? मियंडर्स एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। जनरली पेनिनसुलर जो रिवर है वही बनाती हैं, जो प्रायद्वीपीय रिवर है वही बनाती हैं। हिमालयी रिवर मियंडर्स नहीं बनाती, बहुत कम बनाती हैं। और पहाड़ों में मियंडर्स देखने नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि मियंडर्स कैसे बनते हैं? जब नदी का बहाव कम होगा, जब नदी का बहाव कम होगा तो वो टेढ़ी मेढ़ी मुड़ जाएगी नदी। ठीक है, बहाव कम होगा तो कहीं से भी चली जाएगी। ठीक है, तो जैसा उसको रास्ता मिलेगा वैसी चली जाएगी। तो नदी यहाँ पे ऐसा रास्ता मिला तो ऐसी चली गई नदी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बन गया? मियंडर्स बन गया। अब अगर हिमालय से नदी निकलती तो पहाड़ से निकलती, तो स्पीड में निकलती। तो अगर रास्ता ऐसा भी होता तो नदी क्या करती, इसको काट देती, सीधा रास्ता बना लेती। तो जो पहाड़ से नदियाँ निकलती है बहुत तेज प्रवाह में आती हैं, तो वो क्या होता है, चट्टानों को भी काट देती हैं। तो वो मियंडर्स नहीं बनाती। लेकिन एक अब्बाद है झेलम नदी जो मियंडर्स बनाती है पहाड़ी नदियों में। हिमालयी रिवरों में मियंडर्स बनाने वाली नदी है आपकी झेलम। ठीक है, और जो ये मियंडर्स बनते हैं ना तो नीचे बनते हैं जनरली प्लेन एरिया में। अब जब क्या होता है कि इधर बहाव कम हो गया तो नदी ऐसी मुड़ गई। लेकिन कभी बहाव तेज हो गया, पानी आ गया, तो नदी सीधी चली जाएगी। सीधी चली जाएगी तो इतना एरिया क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो एरिया जो अलग हुआ है ना, ये ऊपर जो दिख रहा है ये गोखुर झील है, तो ऑक्सबो लेक है, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो ऑक्सबो लेक बनने के पहले की प्रक्रिया है मियंडर्स बनना। ठीक है, तो मियंडर पहले बनता है, फिर उसी का अगला नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑक्सबो लेक है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब एस्चुरीज और डेल्टा, तो देखो सबसे पहले तो ये समझ ले रहे हैं कि हम डेल्टा जो होता है कहाँ बनता है। तो जो हमारा ईस्टर्न इलाका है ना, पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट जो है वो डेल्टा बनाती हैं। और एस्चुरीज कौन बनाता है? वेस्टर्न घाट जो है वो एस्चुरीज बनाती हैं। अब एस्चुरीज और डेल्टा क्या होता है? देखो जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचती है तो जब समुद्र में मिलती है तो एक तो समुद्र में डायरेक्ट गिरती है तो एस्चुरीज कहलाता है। जब नदी डायरेक्ट गिरे समुद्र में तो एस्चुरीज कहलाता है। और क्या होता है, कभी कभार बहाव बहुत स्लो हो जाता है और बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिट्टी लेके आती है तो वो अपने मुहाने पे बिछा देती है, जिससे कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती है नदी। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसने मिट्टी जमा करके रखी इसको बोलते हैं हम डेल्टा। तो जो पूर्वी प्रवाहित नदियाँ हैं वो जनरली डेल्टा बनाती हैं, और पश्चिमी प्रभावित नदियाँ जो हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि यहाँ पे हार्ड रॉक है। जो वेस्टर्न घाट है ना पूरा हार्ड है, पत्थर का बना हुआ है, तो इसको क्या होता है कि इधर पे डेल्टा बनने की संभावना रहती ही नहीं है। ठीक है, तो इस साइड क्या बनती है? एस्चुरीज बनती है और इस साइड डेल्टा बनता है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे और नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम उत्तरी प्रवाहित नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो उत्तर की तरफ फ्लो करती हैं। तो सबसे पहले नाम आता है इनमें चंबल का। अब चंबल का जो सोर्स है वो क्या है? जानापाव है। जानापाव कहाँ पे है? महू इंदौर में है। अब जानापाव के बारे में हमें दो फैक्ट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इसकी लेंथ हाइट कितनी है? तो जानापाव की जो हाइट है 854 मीटर है, और प्लस क्या है, परशुराम भगवान की जन्मस्थली है जानापाव पहाड़ी। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है? तो इसकी लेंथ है 965 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चंबल कहाँ मिल जाती है? यमुना में। तो चंबल यमुना में मिलती है, तो कहाँ मिलती है? इटावा में मिलती है। और पंचनद बोलते हैं। पंचनद किसको बोलते हैं? तो हमारा नीचे लिखा हुआ है, क्वारी, सिंध, चंबल, पाहुज और यमुना। तो पंचनद आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ ले पंचनद में कौन सी नदियाँ नहीं हैं, फिर कौन सी नदियाँ हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मिलती है यमुना में चंबल। ठीक है, अब क्षिप्रा क्या है? क्षिप्रा कहाँ से निकलती है? काकरीवर्डी से निकलती है, तो मालवा की गंगा बोलते हैं इसको। और क्षिप्रा का उद्गम कहाँ है? काकरीवर्डी पहाड़ी, जिला इंदौर। सेवना नदी का उद्गम राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सेवना गांव में होता है, और मंदसौर में इस नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो यहाँ पे दो फैक्ट लिखे हुए हैं
क्या लिखा हुआ है, एक तो मंदसौर किस नदी के किनारे स्थित है, दूसरा पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पे है। तो पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पे है, मंदसौर में है, और मंदसौर कौन सी नदी के किनारे है, तो आपकी शिवना नदी के किनारे है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मंदसौर शिवना के बैंक पे है। कभी कभार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है, तो बताना पड़ता है, या फिर नेशनल पार्क का ही पूछता है, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, शिवना नदी का उद्गम हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अनुसार रतलाम जिले के पिपलौदा गांव से होता है। तो ऑप्शन देख के आपको थोड़ा गनना पड़ेगा एग्जाम में, और दोनों ही ऑप्शन आते तो एमपीपीएससी तो माहिर है, दोनों को सही मान लेगा। फिर काली सिंध नदी, काली सिंध नदी का उद्गम देवास जिले के बागली तहसील के बरझारी गांव से होता है, जिसकी सहायक नदी लखुंदर, नेवज और परवान है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं काली सिंध की, लखुंदर, नेवज और परवान। इसके बाद चलते हैं हम पार्वती नदी। तो पार्वती का उद्गम कहाँ पे होता है, तो आष्टा सीहोर में होता है। आष्टा एक तहसील है सीहोर जिले की, और यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रभास जोशी सम्मान दिया था जो मलखम्ब के क्षेत्र में, वो प्रभास जोशी कहाँ के हैं, तो आष्टा ही के हैं, सॉरी, प्रभास जोशी कहाँ के हैं, आष्टा के हैं। तो आष्टा सीहोर से कौन सी नदी निकलती है, पार्वती। कूनो, कूनो नदी का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है, और इस नदी के किनारे कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि नेशनल पार्क से कौन कौन सी रिवर निकलती हैं, तो वो भी हमें याद रखना है क्योंकि वो भी पूछी जाती हैं। बनास, बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। सीप नदी का उद्गम श्योपुर से होता है, और बंजारा बांध सीप नदी पर है। अब देखो सीप नदी जो है ना, BSC, बनास, सीप और चंबल, तो ये तीन नदियों के संगम को बोलते हैं हम रामेश्वर त्रिवेणी संगम। यहाँ कहीं बना होगा रामेश्वर त्रिवेणी संगम, इसमें नहीं दिया है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो रामेश्वर त्रिवेणी संगम बनता है, इन तीन नदियों के संगम को बोलते हैं। ठीक है, अब इन पर परियोजना कौन कौन सी हैं, तो चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं मिलती हैं आपको, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। तो सबसे पहले मंदसौर में मिलती है आपको गांधी सागर, ठीक है, और फिर आपको राणा सागर मिलती है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, और फिर जवाहर सागर कोटा में। अब क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। तो कौन कितना बनाता है, तो इन तीनों में सबसे महान कौन है, पहले तो ये देखो, तो राणा सागर सबसे महान है, तो 172 यूनिट, 172 मेगावाट बनाएंगे, सॉरी यूनिट नहीं मेगावाट। अब फिर गांधी, तो गांधी कितनी बनाएंगे, 115 मेगावाट, और जवाहर सागर कितनी बनाएंगे, 99 मेगावाट। ठीक है, तो राणा सागर से कितनी बनती है, 172 मेगावाट, 115 115 मेगावाट गांधी सागर से, और जवाहर सागर से 99 मेगावाट। इसके बाद चलते हम जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो चूलिया जो वाटरफॉल है जलप्रपात है, भैंसरौणगढ़ कोटा राजस्थान में है, शीतला माता इंदौर में है, और जाड़ीदाह भी इंदौर में है, झाड़ीदाह। ठीक है, चंबल नदी का के लिए फेमस है, चंबल नदी अवनली का अपर्दन करती है, गली अपर्दन जो होता है वो क्या करती है, गली एरोजन चंबल नदी करती है, और बीहड़ बनाती है। जो अपर्दन होता है एलुवियम चट्टानों को काट कर होता है। मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित जिले कौन से हैं, तो श्योपुर, मुरैना और भिंड। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल या फिर देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। याद रखना कि देवरी घड़ियाल केंद्र कहाँ पे है, या फिर चंबल घड़ियाल केंद्र कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। चंबल नदी में डॉल्फिन का संरक्षण होता है, और कुछ कछुओं की प्रजाति का भी संरक्षण किया जाता है, जिनमें बटागुर, कटहवा, चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का भी संरक्षण होता है। पुराना नाम क्या है, चरमावती है, धर्मावती है और कामधेनु है। बनास, सीप, चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम बनाती है। इसके पहले हम पढ़े थे JSM, जाखम, सोम और माही कौन सा संगम बनाती हैं, वेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम बनाते हैं, जो कि राजस्थान में बनता है, और जिसको आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। ठीक है, चंबल नदी घाटी में रिबराइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब जाना पाव के बारे में हम देखो, उसकी पीक की हाइट पड़े थे, और उधर परशुराम की जन्मस्थली है, और हमारी चंबल नदी निकलती है। अब क्या चंबल निकलती है, तो नहीं, और भी नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी, चंबल के साथ नखेरी, कारम, चोरल, गंभीर, अजनार और उमरा सोमरा नदियों का उद्गम भी होता है। डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके बाद पढ़ेंगे हम बेतवा नदी। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। इसका उद्गम कहाँ होता है, तो रायसेन के झीरी के कुम्हैरा गांव गौहरगंज के समीप से होता है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती। 3 बड़ी नदियां हैं जो यमुना में मिलती हैं, उसकी ट्रैक है बच के, क्या, बेतवा, चंबल और कैन। इसकी जो टोटल लेंथ है
टोटल लेंथ कुल लंबाई इसकी 590 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में कितनी है 232 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ बीना, धसान और जामनी है। बेतवा नदी की प्रमुख सहायक परियोजनाएं, बेतवा नदी पर कौन सी परियोजनाएं हैं? तो सम्राट अशोक सागर परियोजना है, इसको हलाली विदिशा बोलते हैं। अब कभी मन में प्रश्न आया है कि ये परियोजना विदिशा में ही क्यों है? तो जब सम्राट अशोक अवंती के राज्यपाल थे, अवंती मतलब उज्जैन के राज्यपाल थे, गवर्नर थे यहाँ के, तो यहाँ की एक लड़की थी, देवी थी महादेवी, तो उनको उनसे प्रेम हो जाता है और फिर शादी करते हैं, तो इस कहानी विदिशा में जुड़ जाते हैं, इनका संबंध हो जाता है। इसलिए सम्राट अशोक सागर परियोजना, हलाली परियोजना विदिशा जिले में है। किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे है। राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माटातीला परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और परीक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासोद नाम का एक गांव है, जहां पे मध्य प्रदेश की एकमात्र बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। धसान नदी का उद्गम रायसेन के बेगमगंज तहसील से होता है, जिस पर लहचौरा बांध बना हुआ है। किस नदी पे? धसान नदी पे। बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरण नामक स्थान। तो एरण के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, क्या होता है? तो एरण इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से किस चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, जो इंडियन हिस्ट्री है उसके हिसाब से, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में प्रश्न आता है कि जो एरण अभिलेख है वो किसका है? तो गुप्त वंशीय राजा थे भानुगुप्त, उनका है। गुप्त वंशीय राजा भानुगुप्त का एरण इंस्क्रिप्शन है, एरण अभिलेख है, और इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो सती प्रथा की जानकारी मिलती है। अब क्या होता है कि जो भानुगुप्त हैं उनके सेनापति होते हैं गोपराज, तो गोपराज किसी युद्ध में शहीद हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो इनकी पत्नी क्या होती है? सती बनती हैं। तो सती प्रथा के बारे में पहले जो जानकारी मिलती है हमें एरण अभिलेख से मिलती है। अब बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया है। तो ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पे कब होता है प्रतिबंध? 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से होता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से होता है। कौन होता है उस टाइम पे? आपका जो गवर्नर जनरल रहता है, कौन रहता है? तो विलियम बेंटिक होता है आपका गवर्नर जनरल। ठीक है, विलियम बेंटिक जो होता है आपका गवर्नर जनरल होता है उस टाइम पे। ठीक है। अब इसके पहले कोई मुगल राजा इस पर प्रतिबंध लगाते हैं? तो जी हाँ, अकबर जो होता है इस पर प्रतिबंध लगाता है। तो अकबर हिंदू रीतियों को मानता था, तो ये हिंदू रीति थी ना सती प्रथा, तो हिंदू रीतियों को मानता था, तो वो कहता था कि किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा सती बनने के लिए, फोर्स नहीं किया जाएगा, खुद से कोई सती होना चाहती है तो हो सकती है। तो अकबर ऐसा कहता था। और औरंगजेब क्या बोलता था? औरंगजेब बोलता था कि नहीं, सती होना क्या है? इस्लाम के खिलाफ में है, इस्लाम के अगेंस्ट में है, तो सती गलत ही है, सती को नहीं माना जाएगा। तो उसने सती पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। और अकबर जो है उसने पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाया था। उसने बोला था अकबर ने कि जो सती खुद से होना चाहे स्वेच्छा से तो वो हो सकता है, और जो नहीं चाहता तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा। औरंगजेब ने बोला चाहे फोर्स हो या फिर कुछ भी हो, होना भी चाहे तो भी नहीं, मतलब सती प्रथा पर टोटली बैन लगाया था औरंगजेब ने, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ मानता था। बेतवा नदी के किनारे भोजपुर बसा है आपका, विदिशा, चंदेरी, ओरछा जैसे ऐतिहासिक शहर बसने के कारण और गंगा के समान पिंडदान करने के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया है। बाणभट्ट ने कादंबरी में और कालिदास ने मेघदूत में बेतवा नदी का वर्णन किया है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर पूछ लिया जाए किस किस लेखकों ने, किन किन लेखकों ने अपने लिखे गए ग्रंथों में बेतवा को मेंशन किया है, फिर उल्लेखित किया है, फिर वर्णन किया है, तो बाणभट्ट का कादंबरी है और कालिदास का मेघदूत है। और महाकवि केशवदास ने रसिक प्रिया में भी बेतवा की महिमा का गान किया है। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा गया है। राहतगढ़ या फिर भालकुंड वाटरफॉल जो है बीना नदी पर है, और कहाँ पे है? राहतगढ़ में है, इसलिए इसको राहतगढ़ या फिर उसका नाम भालकुंड है। ठीक है। बेतवा के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी व ओरछा। और बेतवा को ओरछा में किस नाम से जाना जाता है? तो सतधारा के नाम से जाना जाता है। बेतवा को हम ओरछा में सतधारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। अब INS बेतवा है। INS बेतवा एक ब्रह्मपुत्र श्रेणी निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है, जिसे 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसका नाम मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के नाम पर रखा गया। 1988 में जब भारत ने मालदीव में लोकतंत्र के रूप में चुनी गई सरकार को बहाल करने की कोशिश की थी, तब ऑपरेशन कैक्टस में INS बेतवा ने भाग लिया था। तो देखो, जब 1988 में जब मालदीव में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार थी ना,
उसको बहाल करने की कोशिश की थी। कब? 1988 में। तो ऑपरेशन कैक्टस ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑपरेशन कैक्टस हुआ था, उसको ऑपरेशन कैक्टस बोलते हैं। तो उसमें INS बेतवा ने पार्टिसिपेट किया था। और 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच में स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। तो जो लेबनान में जो इंडियन फंसे रहते, भारतीय फंसे रहते हैं, तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून चलाया गया था, जिसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया था। और दिसंबर 2016 में से सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद आती है हमारी सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो गोपी तलाई, लटेरी तहसील, सिरौंज के समीप विदिशा से होता है। जो सिंध नदी कहाँ पे मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के जालौन में यमुना में मिल जाती है, और लेंथ है 470 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? तो कुंवारी, महुअर, पाओज और चौपन। इस पर डैम या फिर परियोजना कौन सी है? तो मोहिनी सागर परियोजना शिवपुरी में है, मणिखेड़ा या फिर अटल सागर परियोजना शिवपुरी में है, गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी पे गुना में है। तो याद रखना, चौपन किसकी सहायक नदी है? सिंध की है, जिसपे गोपी कृष्ण बांध है। किस जिले में? तो गुना में। सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ और सनकुआ का मेला लगता है दतिया में। तो जब आप मेले पढ़ेंगे तो इन दोनों को पढ़ेंगे कि रतनगढ़ और सनकुआ का मेला किस जिले में लगता है? तो दतिया में लगता है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है जो गुना और अशोकनगर के मध्य नेचुरल बाउंड्री बनाती है? तो वो आपकी सिंध नदी है। सिंध नदी में सकर मछली पाई जाती है। क्वारी नदी का उद्गम शिवपुरी जिले के बैराड़ तहसील के समीप देवपुरा ग्राम से होता है। इसके बाद हम अगली नदी पर चर्चा करेंगे, जो कि है कैन नदी। कैन नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो कैमूर पहाड़ी, आहर गांव, कटनी से होता है। कटनी में एक आहर गांव नाम का एक गांव है, जहाँ से इसका उद्गम होता है, सोर्स से जो, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना में मिल जाती है। इसकी लेंथ 427 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में 292 है। अब इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो हैं आपकी सोनार, गुदैन, श्यामरी, मीरहसन या मिढ़ासन, उर्मिल, बेबस और चंद्रावल। परियोजना कौन कौन सी हैं? तो गंगे परियोजना किस पर है? पन्ना में है, छतरपुर में है। किस कौन सी नदी पे? तो कैन नदी पे। रनगुआ परियोजना छतरपुर में है, और उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पे है छतरपुर में, जो कि ट्रिब्यूटरी है कैन की। इस पे वाटरफॉल कौन कौन से हैं? तो पांडा और गाथा वाटरफॉल है पन्ना जिले में, रने वाटरफॉल है आपका छतरपुर में। कैन नदी का पुराना नाम क्या है? सुक्तिमती है, कैनास है, कर्णावती है। कैन नदी कैन घड़ियाल केंद्र पन्ना और छतरपुर में है। और देवरी घड़ियाल केंद्र कहाँ पे है? तो मुरैना में है आपका। किस नदी पे? चंबल नदी पे, ठीक है। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना कैन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में आई थी, और इसकी जो मेगावाट क्षमता है वो 103 मेगावाट की है। 2021 में इसको स्वीकृति मिली, और 25 दिसंबर 2024 को उद्घाटन हो गया। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। कौन सी नदी को? कैन नदी को। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कौन सी नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है? तो वो है आपकी कैन नदी। कैन नदी घाटी सतना और रीवा पठार को अलग करती है। कैन नदी बिजावर पन्ना पहाड़ियों को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। सोनार की सहायक नदी कोपरा और ब्यारमा है। जो सोनार किसकी सहायक नदी है? कैन की। और सोनार की कौन है? कोपरा और ब्यारमा। अब इसमें नदियों के संगम पढ़ते हैं हम। तो नदियों के संगम कौन कौन से हैं? तो प्राणहिता कौन कौन सी? बैनगंगा और वर्धा का है। बांद्राभान नर्मदा और तवा का है। मांधाता नर्मदा और कावेरी का है। रामेश्वर चंबल सीप और बनास का है। अब बेड़ेश्वर भी पढ़े थे हम। बेड़ेश्वर किसका है? जो कि कहाँ पे? राजस्थान में, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है। जाखम, सोम और माही का। इसके बाद टोंस नदी आ गई, तमसा या फिर ताउन भी बोलते हैं इसको, ताउन, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है? तो कैमूर श्रेणी झुके ही गांव तमसा कुंड मैहर जिले से। यह नदी प्रयागराज जिले के उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है। 264 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? बीहड़, महाना और बेलन नदी। टोंस परियोजना रीवा जिले में स्थित है। पूर्वा जो वाटरफॉल है किस नदी पे है? तो टोंस नदी पे है। कहाँ पे? रीवा में। पियावन और चचाई किस पर है? बीहड़ नदी पे है, रीवा जिले में। क्योटी महाना नदी पे है। क्योटी महाना नदी पे है, रीवा जिले में। और बहुत ही याद रखना, बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ऊंचा है मध्य प्रदेश का। सेलन नदी पे है, मऊगंज जिले में। मऊगंज जिले में आता है, पहले यह रीवा जिले में आता था। बिंधम या फिर बिंडम वाटरफॉल आपका मिर्जापुर में स्थित टोंस नदी की सहायक नदी द्वारा निर्मित है। बाहोटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी हाइट है 198 मीटर, जो कि आप इधर देख सकते हैं। ये है टोंस और उसकी सहायक नदियां में समानांतर प्रतिरूप
बनाती हैं। समानांतर क्या होता है? पैरेलल, जो एक दूसरे को कभी काटे ना और लगभग डिस्टेंस समान रहता है, एक दूसरे की सहायक नहीं होती, ठीक है, काटती नहीं है। टोंस नदी रीवा पठार में उत्तर पूर्वी की ओर बहती है। मऊगंज डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सैलन नदी को बीहड़ नदी की सहायक नदी बताया गया है। अब देखो क्या होता है कि भारत में भी कुछ नदियां हैं और मध्य प्रदेश में भी हैं जिनके नाम क्या हो जाते हैं? एक जैसे हो जाते हैं। तो हम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और चलो पढ़ते हैं। तो टोंस नदी कहाँ पे है? तो एक उत्तराखंड में है जो कि यमुना की सहायक नदी है, और दूसरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, जो कि गंगा की सहायक नदी है। दूसरा क्या है? मंदाकिनी। एक मंदाकिनी कहाँ पे? उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है, और दूसरी मंदाकिनी चित्रकूट में है। तो चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे पे है? तो चित्रकूट आपका मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। तीसरा आपका बनास। बनास एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जो कि चंबल की सहायक नदी है, और दूसरी छोटी बनास नदी सीधी जिले में बहती है। फिर एक आपकी कावेरी नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है, और दूसरी छोटी कावेरी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। कावेरी के बारे में, जो कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है ना, इनके बारे में एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो गर्मियों में सूख जाती हैं, लेकिन कावेरी नदी नहीं सूखती। क्यों नहीं सूखती? क्योंकि इसमें लौटते हुए मानसून से भी बारिश होती है। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर, नर्मदापुरम, बड़वाह, नेमावर। बड़वाह में क्या होता है? महसीर प्रजनन केंद्र है। महसीर को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कब शामिल किया गया था? तो 2011 में। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि महसीर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो बड़वाह में है। ठीक है। बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो भोजपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा। ताप्ती के किनारे बुरहानपुर और नेपानगर। बैनगंगा, बालाघाट, छिप्रा, उज्जैन। खान नदी, सरस्वती नदी, इंदौर। बिछिया या फिर बीहड़, रीवा। स्वर्ण रेखा के बारे में याद रखिए, ग्वालियर थोड़ा अलग सा है, पूछा जा सकता है। सीप, श्योपुर। शिवना, मंदसौर। नीमच नदी, राजगढ़। सिंध नदी, श्योपुरी, दतिया। लखुंदर, आगरमालवा। चिल्लन नदी, शाजापुर। अब पूर्वी प्रवाहित नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सोन नदी, जो पूर्व की तरफ बहती हैं, साइड बहती हैं। ठीक है, तो सोन नदी आपकी है। सोन नदी का उद्गम सोनमुड़ा, अमरकंटक, मैकल श्रेणी, अनूपपुर जिला से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर बिहार के पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी जो लेंथ है वो 780 किलोमीटर है। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी? जोहिला, जारवाही, बनास, गोपत और रेहंद। बाणसागर परियोजना जो है देवलोन शहडोल में, वो आपकी सोन नदी पर ही है, और मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी की सहायक नदी पर रेहंद परियोजना है, जिसको गोविंद बल्लभ पंत परियोजना भी बोलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र है, सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता था। तो सोन नदी को क्या बोलते थे? नंद। बाणसागर परियोजना का नामकरण कभी बाणभट्ट के नाम पर किया गया। क्या हुआ था कि ऐसी मान्यता है कि जब बाणभट्ट छोटे थे, बचपने में थे, तो उन्होंने अपने आयु के कुछ वर्ष, 14 वर्ष इधर सोन नदी के तट पर बिताए थे, इसलिए इस परियोजना का नाम बाणभट्ट रखा गया। सरसी आइलैंड। सरसी आइलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में कि सरसी आइलैंड कहाँ पे है, तो आपका बाणसागर डैम में है। ठीक है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में सोन नदी को सौभागदी कहा गया है। कालिदास के रघुवंश में भी इसका उल्लेख है। तो देखो, कालिदास के मेघदूत में किसका उल्लेख है? कालिदास के मेघदूत में किसका उल्लेख है? हम अभी पढ़े थे। तो कालिदास के मेघदूत में आपका, अरे सॉरी, कालिदास के मेघदूत में आपका बेतवा का उल्लेख है, और आपका इसका, सॉरी, सोन नदी का उल्लेख कहाँ पे है? तो रघुवंश में, कालिदास के रघुवंश में सोन नदी का उल्लेख है। अब पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ। तो पश्चिमी प्रवाहित नदियों में कौन सी है? माही नदी। इसका उद्गम मिंडा गांव, सरदारपुर, धार से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से होकर खंबाती खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लेंथ जो है इसकी 583 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ सोम, चाप, अनास और जाखम। तो जीएसएम हम पढ़ चुके थे। जीएसएम में क्या है? जाखम, सोम और माही। क्या है? वेणेश्वर त्रिवेणी संगम। ठीक है। तो वेणेश्वर त्रिवेणी संगम बनाते, जो कि आदिवासियों का कुंभ है। जमनालाल बजाज परियोजना राजस्थान में है। कड़ाना बांध परियोजना गुजरात में है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये देखो, कर्क रेखा आपकी, माही ने ऐसा काटा, ऊपर गई फिर नीचे आई, 2 बार काट दिया कर्क रेखा को माही नदी ने। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से कितने जिलों से निकलती है? 14। उनकी ट्रिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है।
वेडेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में माही, सोम और जाखल नदी इस संगम का निर्माण करती है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा गया है। माही के अववाह्य क्षेत्र को 56 का मैदान कहा गया है, इंपोर्टेंट है। इसके बाद पढ़ेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है और नर्मदा नदी का जो उद्गम है अमरकंटक अनूपपुर जिले में होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी का जो उद्गम है, ओरिजिन है, जो सोर्स है, वो अमरकंटक अनूपपुर जिले में होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए खम्बात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1312 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अनुसार नर्मदा नदी के संपूर्ण अववाह्य क्षेत्र का 87% भाग कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, 11% गुजरात में, 2% महाराष्ट्र में है। नर्मदा की टोटल कितनी सहायक नदियाँ हैं? तो 41 हैं, जिनमें से बाएं तरफ से 22 हैं और दाएं तरफ से 19 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की कितनी मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी नर्मदा की कितनी सहायक नदियाँ हैं और दाएं तरफ से कितनी है और बाएं तरफ से कितनी है, पूछा जा सकता है। नर्मदा की जो बाएं तरफ की ट्रिब्यूटरी हैं, अर्थात दक्षिण की तरफ से आने वाली, वो कौन कौन सी हैं? दुधी, गंजन, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा और गोई। दाईं तरफ से कौन कौन सी, अर्थात उत्तर की तरफ से आने वाली? हिरण, बारना, कोलार, चोरल, कारम, मान व हंतनी। अब इसमें से हम चोरल और कारम पढ़े थे, कहाँ से निकलती है? जानापाव से। ठीक है, जानापाव इंदौर से निकलती है। गुजरात में मिलने वाली नर्मदा नदी की अन्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो कारा, कारजन, खुर्ती और कोटर। देखो ये हमारी नर्मदा नदी है, अमरकंटक से ओरिजिन हो रहा है। इस पे कपलधारा वाटरफॉल आता है पहले, फिर आता है अवंतीबाई परियोजना, फिर धुआंधार वाटरफॉल, फिर शक्कर नदी, तवा नदी ऐसे मिलती रहती, फिर इंदिरा सागर, चोरल, मान, हथनी, जारबानी वगैरह, ये सब कुछ आता है। तो मैप को अच्छे से देख लीजिएगा और फिर नीचे आप पढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर और कौन कौन सी परियोजना है? तो अवंतीबाई परियोजना है नर्मदा नदी पे, कहाँ पे? जबलपुर में है। इंदिरा सागर आपकी खंडवा में है और जिसको पुनासा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनासा। देजला देवड़ा परियोजना जो है खरगोन जिले में है और कौन सी नदी पे है? तो कुंडा नदी पे है। कौन सी नदी पे? कुंडा नदी आपकी। महेश्वर खरगोन में है। मान परियोजना मान नदी पे, धार में है। चंद्रशेखर परियोजना जो है हथनी नदी पे है आपकी, अरियातपुर में, या फिर जोवट नदी पे, जोवट या हथनी दोनों। जो लोअर गोई की परियोजना है ना आपकी, लोअर गोई परियोजना गोई नदी पे है, बड़वानी जिले में। और सरदार सरोवर परियोजना तो नर्मदा नदी पे है, नर्मदा जिले के, गुजरात के नर्मदा जिले में। ठीक है, तो ये अवंतीबाई परियोजना। बारना परियोजना बारना नदी पे है, रायसेन में। तवा परियोजना तवा नदी पे है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पे है। ओमकारेश्वर, महेश्वर, देजला देवड़ा जो परियोजना है ये सुक्ता नदी पे है। लोअर गोई परियोजना गोई नदी पे है। चंद्रशेखर परियोजना हथनी नदी पे, मान परियोजना मान नदी पे और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पर जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो कौन कौन से हैं? तो कपिलधारा, दुग्धधारा, शंभुधारा, लक्ष्मणधारा, पंचधारा, अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। धुआंधार आपका जबलपुर भेड़ाघाट में पड़ता है, धुआंधार जबलपुर भेड़ाघाट। मांधाता आपका पड़ेगा खंडवा में और दर्दी और सहस्त्रधारा पड़ेगा आपका खरगोन में। तो ऐसा कहते हैं कि जब नर्मदा यहाँ खरगोन में पहुँचती सहस्त्रधारा के पास, तो सैकड़ों हजारों भुजाओं में बट जाती है और फिर जाके एक हो जाती है, तो इसलिए इसका नाम सहस्त्रधारा पड़ा गया है। ठीक है, जारबानी वाटरफॉल कहाँ पे? गुजरात में है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कर्क रेखा का हम याद रखते हैं कितने जलों से निकलती है, तो 14। ऐसी नर्मदा का भी याद रखना है, क्योंकि नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के नज़रिए से। तो ये 16 जलों से निकलती है। 16 जल को मतलब सिवनी से भी निकलती है, याद रखिएगा। तो सिवनी जिले के घनसोर तहसील के पीपरटोला गाँव से बहती है। ठीक है, अब नर्मदा नदी गार्जी बनाती है, गॉर्ज। तो मार्बल गॉर्ज बंदर कूदनी भेड़ाघाट जबलपुर में बनता है। मांधाता गार्ज जो आपका ओमकारेश्वर बनता है, फिर मुकरता गार्ज और करौम गार्ज जो कि सहायक नदी द्वारा बनाया जाता है मांडू के पास। ठीक है, नर्मदा नदी पर जो घाट है उनको ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रश्न परीक्षा के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। तो रंगदेश घाट है मंडला में, गौरी घाट है जबलपुर में, तिलवारा घाट भी है एक जबलपुर में, आप याद रख सकते हैं। तिलवारा घाट भी है जबलपुर में। और सूरजकुंड बरमान घाट, बरमान का मेला लगता है इधर, करेली नरसिंहपुर। सेठानी घाट आपका नर्मदापुरम में है। नेमावर घाट देवास में है, जिसको नर्मदा की नाभि भी बोलते हैं। महेश्वर घाट आपका खरगोन में, इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट कौन सा है, तो देवी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित महेश्वर घाट, जो कि खरगोन में है, सबसे लंबा नदी घाट है।
उज्जैनी घाट, इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो बहुत अच्छे से याद रखना, उज्जैनी घाट आपका बड़वानी में है। सूलपाड़ी और सूलपाड़ेश्वर गुजरात में है, जो कि PYQ है। ये सारे घाट आपको मैप के थ्रू समझा दिए गए हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। नर्मदा नदी 16 जलों से निकलती है। 16 जलों के नाम क्या हैं? तो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार व अलीराजपुर। ये आपके 16 जिले हैं, ठीक है। नर्मदा नदी भारत की लंबाई व अवबाह क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 5वीं, तो लंबाई की दृष्टि से भारत की 5वीं और अवबाह की दृष्टि से 7वीं बड़ी नदी है भारत की, ठीक है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। भ्रंश घाटी में बहती है मतलब अनुसरण करने वाली, अनुगामी पढ़े थे ना जब ड्रेनेज पैटर्न पढ़ रहे थे ना, तो हम पढ़े थे कि अनुगामी, अनुसरण वाली जो फॉलो करती है, तो ताप्ती नर्मदा पढ़े थे, ठीक है। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया का सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, का अनावरण किया गया था। कब? 31 अक्टूबर 2018 को। अब 31 अक्टूबर को क्यों किया गया था? क्योंकि ये जन्मदिन होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। उसके वास्तुकार कौन है? राम सुतार है। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन किया गया था 11 दिसंबर 2016 को, 15 मई 2017 तक चला था, कुल 148 दिन तक चला था। और जो सूलपाड़ेश्वर नर्मदा परिक्रम तीर्थ का पारंपरिक हिस्सा होता है, जो कि MPPSC 2024 में पूछा जा चुका है। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नर्मदा नदी का नामोदास नाम टॉलमी ने रखा था, और इसके अन्य नाम कौन से? रेवा, मैकलसुता, शंकर पुत्री या फिर शंकरी, ठीक है। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर बोलते हैं, खुशी देने वाली नदी। गॉर्ज हम पढ़ चुके, मार्बल गॉर्ज, मांधाता, मुकरता और बंदर कूदनी पड़े थे, ठीक है, जबलपुर भेड़ाघाट में। टॉर्टोर महसीर मछली नर्मदा नदी में पाई जाती है। और राजोरस छिपकलियों का राजा कहा जाता है इसे। मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। इसके जीवाश्म बस 1982-84 में भारत, ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती है ना, उसके सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। धार जिले में चंदनखेड़ी नाम का एक गांव है, जहां मेघनाथ की पूजा होती है। मेघनाथ तपोस्थली भी है, और जिसका वर्णन विष्णु पुराण में है। ऑपरेशन नर्मदा कब चलाया गया था? 1961 में। खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। नर्मदा नदी क्या बनाती है? एस्चुरीज। जैसा कि अभी हम थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जब सोर्स, मोहाना और राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, मियंडर्स, विसर्फ वगैरह देख रहे थे ना, तब हम पढ़े थे कि जो पश्चिम की तरफ नदियाँ बहती हैं, जो वेस्टर्न नदी हैं, वो क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। और डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? जो पूर्व की तरफ बहती है ना, वो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोलते हैं? बेतवा को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके किनारे पे भोजपुर, विदिशा, चंदेरी, ओरछा जैसे ऐतिहासिक शहर हैं, और पिंडदान भी किया जाता है गंगा के समान, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की गंगा बोल देते हैं, बेतवा को। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा को ही बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये पवित्र नदी है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी है। और आदिवासी गंगा कौन है? माही नदी है। मालवा की गंगा कौन है? क्षिप्रा नदी है। खुशी देने वाली नदी, गिवर ऑफ प्लेजर, कौन सी है? नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है? कैन नदी है, जो कि पर्यटन विभाग ने बोला है। पर्यटन विभाग ने सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है किसको? कैन को, ठीक है। अब वाटरफॉल देख लेते हैं। नर्मदा नदी पे कौन कौन से वाटरफॉल है? कपिलधारा और धुआंधार। और बहुत सारे हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जो कि ऊपर लिखे हैं। चंबल पे चूलिया, सैलर या ओदा पे बहुटी, बीहड़ पे चचाई, तमस पूर्वा, खैन खद्दर पे रने और बीना पे राहतगढ़। अब इसके बाद चलते हैं हम ताप्ती नदी पे। तो ताप्ती का जो उद्गम होता है बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर खंबार की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो लेंथ है 724 किलोमीटर है। इसकी पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती और अरुणवती क्या है? सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी पे कौन कौन सी परियोजना या फिर बांध है? तो पारस डोही बांध आता है सबसे पहले, तो कहाँ पे मिलता है? बैतूल में। उकाई परियोजना गुजरात में। भापसा परियोजना अमरावती नदी पे बुरहानपुर में। हटनूर बांध आपका महाराष्ट्र में है। और चंदोरा बांध मुल्ताई बैतूल में है। ताप्ती का संस्कृत अर्थ होता है ताप से, और इसको सूरपुत्री इसको बोलते हैं। ताप्ती को सूरपुत्री बोलते हैं। कौन कौन से शहर है इसके किनारे? तो बुरहानपुर, नेपानगर, भूसावल और सूरत। मड आइलैंड इसी नदी में पाए जाते हैं। ताप्ती नदी भैंसदेही पठार पर छोटे छोटे बीहड़ों का निर्माण करती है। सौली बंदरगाह और सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के मध्य
बहती है, ठीक है, फ्लो करती है। कौन कौन से पर्वत के मध्य? सतपुड़ा के समानांतर बहती है, सतपुड़ा पर्वत के मध्य और अजंता के मध्य, ठीक है। ताप्ती नदी के प्रमुख पुत्र कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। 13 से 15 जनवरी 2025 को ताप्ती महोत्सव हुआ था, कहाँ पे? मुल्ताई में। तो इसकी डेट आप याद रख सकते हैं क्योंकि पिछले साल का करंट अफेयर्स हो जाएगा। 13 से 15 जनवरी 2025 को ताप्ती महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? तो बैतूल में मनाया गया था, ठीक है। ये आप थोड़ा देख सकते हैं ओरिजिन से लेके कौन कौन सी बांध है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख घाट और नदी, तो कंचन घाट कहाँ पे है? बेतवा नदी पे, कहाँ? ओरछा में। सेठानी घाट नर्मदा नदी पर नर्मदापुरम में। सांडिया घाट नर्मदा नदी पर नर्मदापुरम में। गौरी घाट नर्मदा नदी पर जबलपुर में। संग्राम घाट नर्मदा नदी मंडला। बरमान घाट नर्मदा नदी नरसिंहपुर। राम घाट क्षिप्रा नदी उज्जैन। महेश्वर घाट नर्मदा नदी खरगोन। राजघाट ताप्ती नदी बुरहानपुर। इसको थोड़ा याद रखिएगा, और राम घाट में भी कन्फ्यूज हो सकते हो तो इसको भी याद रखिएगा। राम घाट कौन सी नदी पर है? क्षिप्रा नदी पर है, कहाँ पे है? उज्जैन में है, ठीक है। महाकाल मंदिर के पास में ही पड़ता है, बाजू में। एक राजघाट बड़वानी जिले में भी मिलता है जो कि नर्मदा नदी पर है, जबकि राजघाट परियोजना कहाँ पे है? बेतवा नदी पे है। इसके बाद हमारी जो अगली नदी आती है वो बैनगंगा नदी है, जो कि दक्षिण की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ पे होता है? तो मुंडारा गांव गोपालगंज सिवनी से होता है। मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम बनाती है। तो कौन किस किस का संगम प्राणहिता होता है? तो बैनगंगा का पे, बैनगंगा और वर्धा का संगम। तो देखो ये वर्धा आ रही कालीभीत पहाड़ी से, बैतूल से वर्धा आ रही, और ये बैनगंगा आ गई आपकी। तो इन दोनों का जो संगम है उसको प्राणहिता बन जाता है, फिर यही प्राणहिता जाके गोदावरी में मिल जाता है। इसकी जो लेंथ है वो 569 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? बड़धा, बाघ, अंधरी, गरहवी, बावनथड़ी और पेंच। संजय सरोवर भीमगढ़ बांध बैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में है। द्वितीय परियोजना बैनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में है। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में है। और माचागोरा बांध है आपका पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में। मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन कौन सी है? कौन सी है? मध्य प्रदेश की पहली नहर बैनगंगा नहर है, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। बालाघाट शहर बैनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। बैनगंगा नदी के समीप एक पहाड़ी झरना गांगुलपारा जलप्रपात है। बैनगंगा को पुराणों में बैबा, बैया या फिर दीदी के नाम से जाना जाता है। बैनगंगा नदी बाढ़ का मैदान बनाती है तथा इसके कई मियंडर्स हैं। मियंडर समझ में आया क्या होता है? जब नदी ऐसे मुड़ती है, जब नदी ऐसे सांप के जैसे चलती, तो ये जो है ना, ये मियंडर्स है आपका, ये मियंडर्स है, ठीक है। और जब फ्लो बढ़ता है तो ये मियंडर्स क्या होते हैं? जैसे फ्लो ऐसा हो गया तो ये अलग हो जाएगा इतना हिस्सा, ये ऑक्सबो लेक बन जाता है आपका, गोकुड़ झील बन जाता है, ठीक है। वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। यह महाराष्ट्र में जाकर बैनगंगा नदी से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है, जो कि आगे जाकर गोदावरी में मिल जाता है, ठीक है। इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पावनार आश्रम स्थित हैं। प्राणहिता नदी क्या है? प्राणहिता वर्धा और बैनगंगा का संगम है। राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतन द्वारा लिखित उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन है। बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी वर्धा आई, ये आपकी बैनगंगा आई, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्राणहिता। फिर यही प्राणहिता जाके गोदावरी में मिल जाता है। गांगुलपारा जलप्रपात एक पहाड़ी जलप्रपात है जो कि बैनगंगा बेसिन में स्थित है। पेंच नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार द्वीप से होता है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया जाता है। रूडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक, द सेकंड जंगल बुक, रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद चलेंगे हम नदी जोड़ो परियोजना पर। देखो सबसे पहले तो ये प्रश्न मन में आना चाहिए कि नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत क्यों होती है। देखो बहुत सारी नदियां हैं जो समुद्र में, बहुत सारी क्या, बड़ी बड़ी जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी जाके कहाँ मिलती हैं? तो फिर अरब सागर में गिरी हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। अब जैसे क्या है पता है कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का सूखा क्षेत्र है, और महाराष्ट्र में विदर्भ एरिया जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो क्या करना है हमें इधर पे पानी पहुँचाना, तो कैसे पहुँचाएंगे? तो क्या होता है, नदी को क्यों जोड़ना है हमें? तो जो नदी का पानी समुद्र में चला जाता है, वो नदी का पानी हम डाइवर्ट कर देंगे किसकी तरफ? जो सूख जाती नदियाँ उनकी तरफ डाइवर्ट करेंगे, इसलिए नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत हुई। जिस नदी में पानी कम है उन नदियों की पानी में भेजने के लिए, जिससे नदी भरी रहे और लोग उसका उपयोग कर पाएँ, इसके लिए नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत होती है। तो भारत में नदी जोड़ो परियोजना का नदी जोड़ो का विचार सर्वप्रथम
1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटर ने दिया था। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना कौन कौन सी हैं? नर्मदा छिपरा, पार्वती काली सिंध चंबल, कैन बेतवा, तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। तो परीक्षा के नज़रिए से आपका यही इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर फैक्ट बनता सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 29 नवंबर 2012 को इंदौर के उज्जैनी ग्राम में छिपरा नदी में नर्मदा नदी का पानी मिलाया गया। हुआ क्या था इसमें कि इंदौर के जो उज्जैनी ग्राम में छिपरा नदी में नर्मदा का पानी मिलाया गया था। ठीक है। पार्वती कली सिंध चंबल परियोजना क्या है? श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, आगर, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर जिले इससे प्रभावित होंगे। ठीक है। तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना में क्या होगा? यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। यह विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना है। कौन कौन से जिले से लाभान्वित होंगे? तो खंडवा, बुरहानपुर और अमरावती महाराष्ट्र का, जो कि विदर्भ में पड़ता है। ठीक है। कैन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में शुरू हुई थी। हम पढ़ चुके हैं 221 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 22 मार्च 2021 को। लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो 9 हमारे मध्य प्रदेश के हैं, 4 महाराष्ट्र के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं सॉरी। पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर व उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। प्रथम चरण में क्या करेंगे हम? छतरपुर जिले में दौधन बांध का निर्माण करेंगे। और द्वितीय चरण में क्या होगा? लोअर और बांध शिवपुरी में बनेगा, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर में और कोटा बैराज विदिशा में बनेगा। ठीक है। तो पहले फेज में क्या करेंगे? छतरपुर में दौधन बांध का निर्माण करेंगे। अब क्या होता है नदी जोड़ो परियोजना के लाभ क्या क्या होते हैं? तो जो पेयजल की समस्या है, जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ हम पानी पहुँचा देंगे। तो इससे क्या होगा? जो पानी की कमी है ना, पेयजल की कमी है, तो पेयजल की कमी पूरी हो जाएगी। सूखे और बाढ़ की समस्या कम होगी। तो जहाँ पानी नहीं है सिंचाई के लिए वहाँ पे पानी पहुँच जाएगा तो सूखे की समस्या खत्म हो जाएगी। और जिस नदी में ओवरफ्लो हो रहा है तो वो वही ओवरफ्लो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि नदी एक पर्टिकुलर प्लेस है ना उसके बहने के लिए। जब भी नदी के प्लेस से ज़्यादा पानी आएगा तो ओवरफ्लो होगा तो बाढ़ का रूप लेगा। तो उस ओवरफ्लो पानी को हम डाइवर्ट करके सूखा प्रवाहित नदियों में भेज देंगे। तो क्या होगा कि ओवरफ्लो की समस्या कम हो जाएगी, जिससे बाढ़ की समस्या कंट्रोल होगी। ठीक है। आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर, आर्थिक समृद्धि कैसे आएगी? सूखा कम होगा तो लोगों की खेती अच्छी होगी, तो इकोनॉमी अच्छी होगी, तो लोगों के पास समृद्धि आएगी। सिंचाई में वृद्धि होगी, नहरों का विकास होगा, जल विद्युत क्षमता में इजाफा होगा। अब क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं जो नदी जोड़ो परियोजना है? तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है लोगों का, और फिर रिहेबिलिटेशन की दिक्कत आती है, पुनर्वास की समस्या आती है। जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वन उन्मूलन की समस्या आती है, अप्राकृतिक और अधिक खर्चा होता है। ठीक है। इंदिरा गांधी से संबंधित तथ्य एक ही जगह याद करें। इंदिरा सागर बांध परियोजना कहाँ पे? खंडवा में नर्मदा नदी पे। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ पे? नरसिंहपुर में प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन भोपाल में 1996। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे? अमरकंटक में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे? सिवनी में। इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल भोपाल में। इंदिरा गांधी पुरस्कार 1986 शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। ठीक है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब दिया जाता है? 1987 में शुरू हुआ था और पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। देखो, कैमूर श्रेणी कहाँ पे है? यमुना और सोन के बीच जल द्विभाजक का काम करती है। टोंस और उसकी सहायक नदियाँ चचाई, केवटी, बाहोटी, बिंडम, मिर्जापुर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी चंबल के साथ अन्य 4 नदियाँ ही मिलती हैं, इसलिए इन्हें यमुना की पंचनद भी कहा जाता है। कुंवारी, सिंध, चंबल, पाहुज और यमुना नदियों को पंचनद कहा जाता है। बेगमगंज तहसील से निकलने वाली दसान नदी पर लहचूरा बांध स्थित है। नेहरू सेतु ब्रिज सोन नदी पर बिहार के डेहरी पर बना हुआ है। ताप्ती नदी भैंसदेही की सीमा से दक्षिण पश्चिम को मुड़कर बुरहानपुर के मध्य महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। ठीक है। मैकल के दक्षिणी क्षेत्र में टांडा नदी पहले नर्मदा की सहायक नदी थी, जो कि अब बैनगंगा की सहायक नदियों ने कैप्चर कर लिया है। नर्मदा की सहायक नदी मांडू के निकट कारम या फिर कारोम कंदरा का निर्माण करती है। दसार नदी का नाम प्राचीन एवं मध्ययुगीन दसार नाम से जाना जाता है। पूर्णा नदी ताप्ती की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिसका उद्गम बैतूल जिले के भैंसदेही के काशी तालाब से होता है।
अखरानी की पहाड़ियाँ एवं मतवार पहाड़ियों के मध्य नर्मदा नदी गहरी कंदरा का निर्माण करती है। असीरगढ़ पहाड़ियाँ एवं नर्मदा के बीच निर्माण का मैदान है। नर्मदा घाटी में एस्टुरीज के निक्षेपण से बने सैल समूह मिलते हैं जिन्हें बाग सीरीज कहा जाता है। छोटी तवा नदी आवना सुक्ता नदी के मिलन से बनती है। जो छोटी तवा नदी है वो आवना और सुक्ता नदी के मिलन से बनती है। ठीक है। मुंडला दोस्तदार योजना नर्मदा एवं क्षिप्रा लिंक परियोजना का अन्य नाम है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास स्तर का न्यूनतम स्तर कहाँ पे मिलता है? तो अनूपपुर जिले में 8%। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर कहाँ मिलता है? रतलाम जिले में 126%। भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर 4 जिलों में मिलता है। कौन कौन? इंदौर, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम में मिलता है। ऐसे जिलों को काला जिला बोलते हैं। तो काला जिला किसको बोलते हैं? जहाँ पे भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर मिलता है। ठीक है। अमरकंटक पठार से नर्मदा, सोन, अरपा क्रमशः पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भाग से निकलती हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? गंगा का बेसिन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उपबेसिन कौन सा है? यमुना का उपबेसिन। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बेसिन कौन सा है? महानदी का, जो कि कौन सी नदी बनाती है? तो हसदेव देवर के अंतर्गत बनता है। नदियों के बारे में फैक्ट जो हम पढ़ चुके थे, बायां तट, दायां तट, कॉन्फ्लुएंस, मियंडर्स और गोखुर झील, ऑक्सो लेक वगैरह पढ़ चुके थे। ठीक है। अब प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल, तो देखो नर्मदा का अमरकंटक अनूपपुर, चंबल का महू जानापाव, सोन का अमरकंटक अनूपपुर, ताप्ती का मुल्ताई बैतूल, बेतवा का कुम्हेरा गांव रायसेन, मिंडा गांव धार किसका है? माही का, बैनगंगा का मुंडारा गांव सिवनी। तो मिंडा गांव धार है माही का और बैनगंगा का मुंडारा गांव सिवनी। सिंध का लटेरी तहसील विदिशा, कैन का आहर गांव कटनी, तवा का महादेव हिल्स जिला नर्मदापुरम, छिप्रा का आखरी वर्डी से और पैंच जुन्नार द्वीप छिंदवाड़ा से, तमस जोकेही गांव सतना, बर्धा कालीवीर पहाड़ी बैतूल। चंबल नर्मदा की लंबाई है 1312, चंबल की लंबाई 965, सोन की 780, ताप्ती 724, बेतवा 590, माही 583, बैनगंगा 569, सिंध 470, कैन नदी 427, 265, तमस या फिर टोंस, छिप्रा 195। सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी जो मध्य प्रदेश में तमस और सोन है, यमुना की चंबल, बेतवा, कैन, सिंध है, गोदावरी की बैनगंगा है, नर्मदा की तवा, शक्कर, दुधी है, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध है, बेतवा की बीना, धसान, जामनी है, तमस की कौन कौन सी? टोंस की बीहड़, महाना, बेलन है, कैन की उर्मिल, सोन की जोहिला, रेहन, माही की सोम, चाप, अनास है, बैनगंगा की पैंच, बर्धा, थावर है, ताप्ती की अमरावती, अरुणवती, पूर्णा है, तवा, देनवा, देनवा से सतपुड़ा नेशनल पार्क निकलता है। ठीक है। सुख तवा है, मालिनी है, धसान की नरोशा, सुपिया और तरपे है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नदियों का मुहाना कहाँ पे है। तो नर्मदा नदी कहाँ जाया करती है? खम्बाती खाड़ी गुजरात। चंबल कहाँ? यमुना नदी में मिल जाती, इटावा में, उत्तर प्रदेश में। सोन नदी दीनापुर पहाड़ी, पटना, बिहार। ताप्ती नदी खम्बाती खाड़ी गुजरात। बेतवा नदी यमुना में मिलती है, हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश में। माही खम्बाती खाड़ी गुजरात। गोदावरी बैनगंगा जो है गोदावरी नदी में मिल जाती, महाराष्ट्र में। सिंध नदी कहाँ मिलती है? यमुना नदी में मिलती है, जालौन जिले में, उत्तर प्रदेश की। कैन नदी बांदा जिले में मिलती है, यमुना नदी में, बांदा जिले में, यमुना नदी में। तवा बांद्राबान में मिलती है नर्मदा नदी के साथ, इसलिए यहाँ पे नर्मदा नदी और तवा के बीच बांद्राबान कन्फ्लुएंस बनता है। तमसिया टोंस गंगा नदी प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश नदियों के अन्य नाम कौन से हैं? तो बेतवा का नाम है बेत्रवती। बेतवा का नाम क्या है? बेत्रवती। चंबल का नाम है आपका कामधेनु चरमवती। चंबल का नाम है कामधेनु चरमवती। नर्मदा का नाम है आपका शिवपुत्री रेवा, सौमा देवी, मैकल सुता। ठीक है। तमसा का नाम है टोंस और तमस या फिर ताउन। कैन का नाम है कर्णवती, सुक्तिमती, कैनास। क्षिप्रा का नाम है शिव की बहन और अवंती। तो क्षिप्रा का नाम है शिव की बहन और अवंती। सोन नदी का नाम है नंद और स्वर्ण नदी। ताप्ती का नाम है सूर्यपुत्री। अब वैनगंगा को बेवा, भैया या दीदी बोलते हैं। माही को पृथ्वीपुत्री बोलते हैं और ताप्ती को सूर्यपुत्री बोलते हैं। ठीक है। अब प्रवाहित नदी कौन सी है राष्ट्रीय उद्यानों से? तो चरणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? बांधवगढ़ से। मनिहार नदी कहाँ से निकलती है? माधव से। देनवा सतपुड़ा से। बाघ नदी डायनासोर। कैन खद्दर नदी पन्ना से। बंजर, होलो, सुपर्णा घाटी हैं कहाँ पे? कान्हा में। तो ये नदियाँ भी हो गई, बंजर, होलो, सुपर्णा नदी कान्हा से। पैंच और कान्हा नदी पैंच से। कूनो नदी कूनो पालपुर से। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, अब उसी का ओवरव्यू है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ? अमरकंटक अनूपपुर, मैकाल हिल्स में।
खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। लंबाई है 1312। इसकी सहायक नदी है तवा, सक्का, शेर, हिरण, बारना, हाथी, मान, कोटार, कारा, खुर्दी, कारजन। ये गुजरात की है, ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश में है। कुल लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में? 1077 और टोटल 1312। अन्य नाम क्या है? शिवपुत्री, रेवा या फिर नामोदास। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जानापाव पहाड़ी से, इसकी हाइट है 854 मीटर, ठीक है, इंदौर जिले में है। यमुना नदी में मिल जाती है इटावा में, 965 किलोमीटर लेंथ है। बनास, पर्वती, काली सिंध, सिवना, छिप्रा, कूनो इसकी सहायक नदियाँ हैं। बिहाड़ का निर्माण करने वाली नदी है। अन्य नाम क्या है? कामधेनु, चरमावती और नित्यवाही। सोन क्या है? सोनामुड़ा, अमरकंटक, अनूपपुर से निकलती है। दीनापुर पहाड़ी में, पटना के पास, बिहार में गंगा में मिल जाती है। 780 किलोमीटर लेंथ है। जोइला, रेहंद, गोपत, कोयल, कन्हेर इसकी सहायक नदियाँ हैं। प्राचीन काल में नंद बोलते थे। ताप्ती मुल्ताई बैतूल से निकलती है। खंबाती खाड़ी गुजरात में जाती है। 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है। गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, अरुणवती, पूर्णा, शिवा इसकी सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर, भूसावल, सूरत शहर स्थित हैं। बेतवा, झिरी, टीला, कोम्हरा गांव रायसेन है। यमुना नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। 590 किलोमीटर इसकी लेंथ है। बीना, धसान, जामनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा बोलते हैं। महाई नदी मिंडा गांव धार और मुंडारा गांव धार किसकी है? तो मुंडारा गांव धार पढ़ रहे अभी हम, ठीक है। तो माही नदी मिंडा गांव धार खम्बाती खाड़ी में 583 किलोमीटर लेंथ है। सोम, चाप, अनाज, जाखम। यहाँ पे JSM याद रखना है। तो JSM में क्या बनता है? वेणेश्वर त्रिवेणी संगम, जो कि आदिवासियों का कुंभ है। माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। बेनगंगा, मुंडारा गांव, सिवनी, गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। प्राणहिता बनाती पहले वर्धा के साथ मिलके। 569 किलोमीटर इसकी लेंथ है। पेंच, वर्धा, कान्हा, प्राणहिता इसकी सहायक नदी है, ठीक है। वर्धा नदी बैनगंगा के संगम को वर्धा नदी और बैनगंगा के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। वर्धा नदी कालीभीत पहाड़ी बैतूल से निकलती है, ठीक है। बैनगंगा नदी में जाके मिल जाती है और 525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। पैनगंगा, मधु और बेम्बाला इसकी सहायक नदियाँ हैं। महाराष्ट्र के सेवाग्राम आश्रम और पवनार आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित हैं। सिंध नदी गोपी तलाई, लटेरी, तहसील विदिशा से यमुना नदी में जाके मिल जाती, झालौन उत्तर प्रदेश में। 470 किलोमीटर इसकी लेंथ है। क्वारी, महुवर, पाओ, चौपन नदी पे गोपी कृष्ण बांध है गुना में, ठीक है, याद रखिएगा। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। कैन नदी आहरगांव, कटनी हिल्स, कैमूर हिल्स, कटनी। यमुना नदी बांदा में मिलती है। 427 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और मिल, चंद्राबल, मीढ़सन, सोनार, गुदेन इसकी परियोजनाएं हैं, मतलब सहायक नदियाँ हैं। पर्यटन विभाग ने सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है कैन नदी को। पैंच जुन्नार द्वीप छिंदवाड़ा से कानन नदी इसकी में जाके मिल जाती महाराष्ट्र में। 197 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कुलबहरा और बोदरी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। द जंगल बुक, मोगली का गांव, आमोदगढ़ पैंच नदी के किनारे स्थित हैं। छिप्रा, काकरीबाटी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। चंबल में जाके मिल जाती है। 195 किलोमीटर इसकी लेंथ है। खान, गंभीर और सरस्वती इसकी सहायक नदियाँ हैं। प्राचीन काल में छिप्रा को अवंती कहा जाता था। महादेव हिल्स नर्मदापुरम से तवा नदी निकलती है, जो कि नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, बांद्राबान में मिलती है, इसलिए बांद्राबान कन्फ्लुएंस से संगम बोलते हैं। 172 किलोमीटर इसकी लेंथ है। देनवा इसमें जाकर मिलती है। मालनी और माचना और सुक्तवा, जो कि सतपुड़ा नेशनल पार्क में है देनवा आपकी, ठीक है, अभी हम पढ़ के आए हैं। यह नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। टोंस या तमस, झुकेही तमसकुंड मैहर में होती है। गंगा नदी में जाके मिल जाती प्रयागराज में। 265 किलोमीटर लेंथ है। बीहड़, महाना, बेलन नदी इस पे हैं। पूर्वा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि इससे एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न आएंगे और आपसे बहुत अच्छे से बनेंगे भी। अगर आप किसी टॉपिक में कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, और आपको अगर किसी अन्य सब्जेक्ट में कोई डाउट है किसी टॉपिक को लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे शीघ्र अति शीघ्र उस पर कंसाइज वे में बहुत ही अंडरस्टैंडेबल एक लेक्चर लाने का, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद। तो आज की श्रृंखला ख़त्म होती है। हमारे इसी श्रृंखला में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।